जी, आपका नाम है? मेरा नाम खुशबू सितार है। जी। मैं आप क्या कर रहे हैं? मैं उदयपुर से हूँ। मैं अभी रीट की तैयारी कर रही हूँ। वैसे रीट प्री क्लियर है, लेकिन मेंस की तैयारी कर रही हूँ। बहुत संघर्षों से आते हैं। एज ए महिला हूँ तो घर के काम करके, सारा काम करके फिर लाइब्रेरी आते हैं, फिर लाइब्रेरी से वापस जाके घर का काम करते हैं, तो बहुत स्ट्रगल भी होता है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो बजट पेश हो रहा है उसमें थोड़ा हमें भी राहत मिले। जैसे राशन का है, जो महंगाई बढ़ रही है, तो उसमें है ना थोड़ा सरकार से यही उम्मीद है कि थोड़ा और उसमें हमें बेनिफिट जैसा कुछ व्यवस्था करे, और हमें मतलब और अच्छे से वैकेंसियाँ आए, महिलाओं के लिए भी थोड़ा अच्छा सा कुछ स्कोप रखे। थैंक यू। महिलाओं के लिए क्या विशेष आप मांग करते हैं, और रसोई में भी किस तरह की अभी समस्या आ रही है, उसमें निजात मिले महंगे से? जैसे ये घरेलू जो भी राशन पानी है उसका थोड़ा मतलब ज़्यादा महंगा आता है। कुछ भी सामान है सिलेंडर से रिलेटेड है, वो भी थोड़ा उसमें वो रखा है। और ये लाइट वगैरह और लाइट बिल का भी ऐसे ही रहता है, तो इसमें थोड़ा सा वो बेनिफिट रहे हमें, कुछ वो सरकार ऐसी व्यवस्था करे, ये उम्मीद करते हैं। थैंक यू। जी वैसे आपका परिचय देखें, आगामी दिनों में जो केंद्र का बजट पेश होने वाला है, तो ये जो उदयपुर में आप किस तरह से देखते हैं? राजेश सिंघवी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का उदयपुर का जिला सचिव हूँ। दरअसल बजट हमारा आने वाला देश का, उसमें कई तरह की घोषणाएं होगी, हर साल भी होती घोषणाएं, लेकिन मेरा ये मानना है कि बजट अगर इंसान के जीवन को बेहतर करने के मामले में अगर कोई अपनी योजना नहीं देता है, तो वो बजट एक तरह से आंकड़ों का खेल है, और आम आदमी के लिए एक तरह से कोई उसके मायने नहीं है। और ये भी मेरा सोच है कि जो सरकार एक साल के लिए बजट तो देती है, लेकिन जब चाहे बीच बीच में भी वो अपने टैक्सेस लगा के या कई तरह की ऐसी नीतियां बना के आम आदमी के जीवन को मुश्किलों में भी डालती है। सबसे बड़ा जो सवाल है हमारे देश का, वो जो बेरोजगारी का है। आज का जो हमारा युवा है, वो दुनिया के कई देशों में युवा जो एक संसाधन है उसके देश को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ के युवा को एक तरह से बोझ समझा गया है। आप देखिए, अगर 1000 को वैकेंसी निकलती है तो करीब 25 से 30, 35, 40 लाख जो है युवा जो उस पर आवेदन करते हैं, और उसमें भी जो है 1000 की भर्ती में भी कई तरह के घोटाले हो रहे हैं और वो भर्तियाँ भी नहीं होती है। तो सबसे बड़ा सवाल जो ये है बेरोजगारी का है, महंगाई का है ये। और एक बात सबसे बड़ा ये भी है कि डॉलर के मामले में रुपए की जो कीमत है लगातार कम होती जा रही है। पहले 2014 में जो 64 रुपये थी एक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत, वो आज 86 रुपये को क्रॉस कर चुकी है। यही हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जिस विपक्ष में थे तब बोलते थे कि रुपए का गिरना यानी रुपए का गिरना तक नहीं है, वो देश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री का चरित्र को भी निर्धारित करती है कि वो कहाँ पर जा रहे हैं। तो हमारी सरकार अगर गंभीर है, लेकिन ये जो अभी मौजूदा सरकार जो काम कर रही है, जिसको डबल इंजन की सरकार कहते हैं, और हम लोग पंचायत से लेके जिले के स्तर पर भी इनकी कुछ देखें तो ये 4-5 इंजन की सरकार है, कोई दूसरा इंजन है ही नहीं, विकास के राह में कोई ऐसा है भी नहीं है। लेकिन ये जो सरकार है एक तरह से कुछ पुल बना के, कुछ ऐसे निर्माण क्षेत्र में काम करके ये बताती है कि ये विकास है, लेकिन विकास का जो पैमाना है, मेरा ये समझ है कि विकास नहीं, ये विनाश के मॉडल पर देश चल रहा है। जब तक एक आम आदमी के जीवन को बेहतर नहीं किया जाता है बजट के मामले में या नीतियों के मामले में, उसका कोई मायने नहीं है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि इस बार जो सरकार है वो कुछ इंसान के बेहतरी के लिए कुछ काम करे। लेकिन ये एक तरह से कमजोर नस जो है हमारे देश में, जो हमारी मौजूदा सरकार है, उन्होंने धर्म के नाम पर पकड़ ली है कि वो धर्म के नाम पर इस तरह से सारे जो चीज़ें एजेंडे जो हैं उसके केवल 1% लोगों के हित के हैं, जो बड़ा बड़ा जो कॉरपोरेट है इस देश का, उसके हित के लिए नीतियां बनाती है और आम आदमी को जो बड़ी मुश्किलों में धकेल रही है। आप एक एडवोकेट्स के होने के नाते उदयपुर में हाँ, मैं ये समझता हूँ कि जैसे हाईकोर्ट बेंच का जो हमारा इशू है, वो हमारे उदयपुर के संभाग का, उदयपुर का भी एक सम्मान का भी विषय है। लेकिन ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार जो है राजस्थान की, पहले जब बीजेपी की थी, केंद्र में जब कांग्रेस की थी, तब ये कहते थे भाई डबल इंजन की सरकार लाओ तो हम लोग ये काम करेंगे। और अभी पिछले दिनों जब 2 महीने पहले संसद में इस बारे में सवाल उठाया, तो ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट, ये तो हमारे केंद्र सरकार के पास तो कोई ये इशू पेंडिंग में नहीं है। तो इस तरह से उदयपुर के जनता के जो मामले में, अगर न्याय के मामले में अगर कुछ संवेदनशीलता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हाईकोर्ट में तय होती है, संवैधानिक अधिकार है वो नीचे जो सेशन कोर्ट तक की जो कोर्ट है वहाँ पर तय नहीं होते हैं, तो हाईकोर्ट बेंच एक मुद्दा है। दूसरा, जो हमारे यहाँ के जो युवा जो बच्चे वकालत में आ रहे हैं,
और वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन यहाँ पर जो धक्के खाने को मिलते हैं और जो आर्थिक जो स्थितियाँ बनती है उस कारण से वो यहाँ से पलायन भी कर जाते हैं। तो केंद्र सरकार ऐसी नीति बनाए जिससे बच्चों को जो है स्थायी फंड के रूप में 5 साल तक जो काम करते हैं 5,000 से 10,000 रुपये तक भी दे। तो ये समझता हूँ कि देश की में अधिकतर जो होते मुकदमे हैं 80% जो मुकदमे उसमें सरकार उसमें जो पार्टी होती है, लेकिन वो प्रभावी पैरवी नहीं हो सकती, उन बच्चों को भी काम मिलेगा और सरकार के लिए भी फायदा है। तो ये एक उम्मीद करते हैं कि देखो इस बजट में क्या होता है। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम एडवोकेट मारिया पालीवाला है और मैं jurasar.in jurasar.in वेबसाइट चलाती हूँ और JH कर शिक्षा एडटेक प्राइवेट लिमिटेड की फाउंडर हूँ, जहाँ पे मैं मेजरली टैक्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो कवर करती हूँ। और आगामी जो बजट पेश होने वाला है वो आप किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं, क्या किस तरह का क्या रहेगा फाइनल, ऐसा कुछ हो? सर, हम लोग जब बात करते हैं, जब GST आया था तो GST में वन नेशन वन टैक्स के बारे में बहुत बोला था और लोगों की बहुत उम्मीदें भी थी। अब जब ये GST काउंसिल की मीटिंग्स वगैरह आती है तो GST रेट रैशनलाइजेशन तो बहुत दूर की बात है, टैक्स को सिंप्लीफाई करना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पे पॉपकॉर्न को भी दोनों अलग अलग तरीके में बांट दिया गया है। कैरेमल पॉपकॉर्न पे अलग GST लगेगा और मसाला पॉपकॉर्न पे अलग GST लगेगा। तो इवन फूड आइटम्स में भी हम लोग कंफ्यूज है कि हम कौन से आइटम को परचेस करेंगे तो कितना टैक्स दें। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। GST सिंप्लीफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और गिफ्ट टैक्स है तो गिफ्ट पे भी हम लोग टैक्स दे रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो सॉल्व करना ज़रूरी है। बजट में बेसिकली टैक्स से रिलेटेड या इंडिया के फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो इन्फ्लेशन कैसे कम कर सकते हैं, तो इन सब पे भी इन सब के तरीक़ों पे भी बात डिस्कशन करने की ज़रूरत है। एक महिला से होने के नाते महिला सुरक्षा पे भी किस तरह की उम्मीद करते हैं कि इस तरह महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप मांग करेंगे? सर, महिला सुरक्षा एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है और इसको एड्रेस करते हुए हमारे जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस लॉज हैं या अर्स्टवाइल IPC CRPC है या अभी जो नए क्रिमिनल लॉज हैं उनको एज इट इज़ कॉपी कर दिया गया है। और महिला को प्रोटेक्ट करते हुए डोमेस्टिक वायलेंस, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि डोमेस्टिक वायलेंस किसी मर्द के साथ हो रहा है। हम लोग सिर्फ महिला को टारगेट करते हुए बात करते हैं। तो महिला के साथ तो जो प्रॉब्लम्स है वो एड्रेस कर ही रहा है लॉ, बट जो मर्दों के साथ भी हो रहा है उसको भी एड्रेस करते हुए जेंडर न्यूट्रल लॉज के लिए ज़्यादा मेरे को लगता है कि इम्पोर्टेंस देना चाहिए। उदयपुर को किस तरह की मांग उम्मीद करते हैं? उदयपुर को ये कुछ मिलेगा ऐसा कुछ? उदयपुर जैसे अब स्मार्ट सिटी तो बन ही रहा है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी अवेल हो रही है, बट सड़क पे वही गड्ढे और वही उन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट स्मार्ट सिटी होने के नाते नीड ऑफ एन आवर है और ट्राइब्यूनल्स वगैरह भी सेटअप किए जाने चाहिए, हाई कोर्ट बेंच आनी चाहिए। जी, आपका परिचय देखें। आगामी दिनों में जो बजट पेश होने वाला है केंद्र का, तो आप किस तरह की उम्मीद करते हैं? मेरा नाम पुष्पेंद्र जैन है। मैं उदयपुर का एक व्यवसायी हूँ, मोबाइल का बिजनेस करता हूँ। मैं गवर्नमेंट से यही उम्मीद और यही मोदी सरकार से यही विश्वास और उम्मीद करूँगा कि वो इस साल जो बजट दे रहे हैं उसमें कुछ टैक्स में रियायत दें और टैक्स को थोड़ा, जो टैक्स का फॉर्मेट है उसको थोड़ा इजी करें, जिससे व्यापारी को व्यापार करने में आसानी हो और व्यापारी इस टैक्स गवर्नमेंट के हर टैक्स को टाइम पे दे पाएँ, जिससे गवर्नमेंट की टैक्स में जो बनती है तो टैक्स हर सरकार को चुका सके। बस मैं यही उम्मीद करता हूँ सरकार थोड़ी टैक्स में रियायत करे और टैक्स को इजी करे। थैंक यू। आपका परिचय देखिए। आगामी जो बजट केंद्र का पेश होने वाला है, तो होटल व्यवसाय को किस तरह का क्या उम्मीद करते हैं? राजेश अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष होटल एसोसिएशन उदयपुर। होटल व्यवसायियों की इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं। एक तो सबसे पहले तो GST की तरफ ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। GST की दरों में जो बजट होटल से हैं, जो 1000, 1500, 2000 की तक की रेंज तक जो GST 12% लगता है, हम चाहते हैं कि सरकार 1500 रुपये तक को GST को 12% रिड्यूस कर 5 से 6% पर लाए। इससे जो बजटी कस्टमर है, जो कम बजट वाले हैं, उन पे सीधा सीधा उनकी जेब पे फर्क पड़ेगा, उनसे इजाफा होगा। तो सरकार को इस तरह ध्यान दिया जाना चाहिए और GST की दरों में कम किया जाना चाहिए। दूसरा, उदयपुर संभाग में जो है रेनो की कनेक्टिविटी जो है वो अभी तक उस लेवल की नहीं जिससे पर्यटक आ सके। अब साउथ से जो प्रॉपर कोई कनेक्शन अभी नहीं है,
वंदे भारत चालू होने वाली, जैसा भी आया था सांसद महोदय ने बताया था, निश्चय ही सांसद जी बहुत एक्टिवली हमारे क्षेत्र के काम कर रहे हैं। पर हमारी इसको उम्मीद ये है कि ट्रेनों कनेक्टिविटी बढ़ाई जानी चाहिए, उदयपुर को गुजरात के रास्ते साउथ से कनेक्शन प्रॉपर दिया जाना चाहिए। इसी के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स है वो शुरू की जानी चाहिए, और डोमेस्टिक फ्लाइट्स की संख्या भी अभी उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए, इसको और बढ़ाया जाना चाहिए। टूरिज्म को लेके किस तरह, उदयपुर एक पर्यटन नगरी भी है, तो किस तरह उम्मीद करते हैं, और एक पर्यटन से जुड़े व्यवसाय से भी हैं? जी, निश्चित तौर पर सरकार को एक विशेष फंड जारी किया जाना चाहिए नए टूरिस्ट पॉइंट डेवलप करने के लिए। आज बड़े बड़े, जैसे आज केवड़िया के अंदर स्टैच्यू यूनिटी तर्ज पे इतना बड़ा पॉइंट बना, तो इतना वो जंगल में मंगल हुआ है, तो हम चाहते हैं सरकार इस ओर ध्यान रखे, नए ऐसे पॉइंट डेवलप करें, केंद्र सरकार भी करे, तो इससे राज्य सरकार दोनों सहयोग से, तो इससे काफ़ी एक पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। होटल व्यवसाय से भी किस तरह की उम्मीद करते हैं कि होटल व्यवसाय में बढ़ोतरी हो? जी, होटल व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी अगर सरकार वैसे भी अच्छा पॉजिटिव काम कर रही है। बजट में हमको पूरी उम्मीद है, आज जैसे जो कनेक्टिविटी बढ़ती है तो इसका फायदा सीधा मिलता है, प्लस हम एक व्यवसाय होने के चाहते हैं कि इनकम टैक्स की छूट को बढ़ाया जाना चाहिए। जी वैसे आपका परिचय देखिए, आगामी जो बजट पेश होने वाला है, ये जो आप शिक्षक नेता होने के नाते किस तरह उम्मीद करते हैं? क्या वर्तमान में मैं प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह चौहान, राजस्थान पंचायत राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ, और अभी जो बजट आने वाला है उसमें शिक्षा को लेकर हमारी बहुत सारी उम्मीदें हैं कि वर्तमान में जो ग्रामीण इलाके की विद्यालय है वो बहुत जर्जर हालत में है, और बहुत सारी जगह विद्यालय भवन नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो PM श्री की जो सुविधा दी जा रही है कुछ विद्यालयों को, तो इनकी संख्या बढ़ाई जाए, जिससे विद्यालयों का भौतिक संसाधन बढ़ेगा। और इसके अलावा जो सेंट्रल स्कूलें हैं जितनी भी, वो बहुत कम जगह हैं, और सरकारी कर्मचारी चाहता है कि उनके बालक इन विद्यालयों में पढ़े, तो हर जिला मुख्यालय पे प्रत्येक जगह पे एक सेंट्रल स्कूल दी जाए। और किस तरह की मांग करते हैं? जैसे आप जो शिक्षा में नवाचार, जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसके अंदर वर्तमान में 6 वर्ष के बालक को पहली क्लास में भर्ती कर सकते हैं, तो पूर्व में 5 साल का बालक की जो थी वो आयु सीमा वापस घटाई जाए, क्योंकि वर्तमान में सरकारी स्कूलों का नामांकन वैसे ही घट रहा है, और नई शिक्षा जो नीति आ रही है उसमें इनको संख्या बढ़ाने से और ज़्यादा घट जाएगी, तो इसकी उम्र वापस 5 साल की जाए। वेतन आयोग भी बढ़ने वाला है, तो किस तरह की क्या कोई जो वेतन आयोग सरकार बढ़ा रही है, तो हमारा उनसे निवेदन है कि जो नया आयकर में छूट है वो 7 लाख तक ही है, जबकि आने वाले समय में और वर्तमान में जितने भी भत्ते बढ़े हैं उससे सबसे ज़्यादा भार सरकारी कर्मचारी पे पड़ रहा है। तो सरकार से हम मांग करते हैं कि कम से कम 12 लाख की छूट दी जाए, और सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अलग से आयकर में छूट दी जाए। उदयपुर आदिवासी बेल्ट है, तो एजुकेशन में किस तरह की क्या उम्मीद रखते हैं कि ये पूरी हो तो पूरा हो जाएगा? आज वर्तमान में जो उदयपुर अंचल में आदिवासी बेल्ट है वहाँ पे आवागमन के साधन कम है, अलावा भौतिक संसाधन नहीं है, और मानवीय संसाधन तो नहीं के बराबर है। तो कम से कम ग्रामीण भत्ता लागू किया जाए, जिससे शिक्षकों का रुझाव ग्रामीण इलाके में रहेगा और आदिवासी बालक भी पढ़ पाएगा। विशेष रूप से और उदयपुर में क्या उम्मीद करते हैं आप? उदयपुर हम चाहते हैं कि उदयपुर का जो भी नगर निगम का पेराफेरी इलाका बढ़ाया गया है, तो उसके हिसाब से शहर को भी अन्य शहरों की तरफ 20 श्रेणी का दर्जा दिया जाए, जिससे सभी कर्मचारियों को, आमजन को, सबको फायदा मिलेगा। आपका परिचय देखें, आगामी जो केंद्र का बजट पेश हो रहा है उसको किस तरह से आप उम्मीद रखते हैं? मनीष शर्मा, एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन उदयपुर। केंद्र सरकार द्वारा जो अभी वर्तमान में बजट की घोषणा होने वाली है, हमारी केंद्र सरकार से यही मांग है कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो, ताकि गरीब और आदिवासी जनता को यहाँ न्याय मिल सके। साथ ही उदयपुर एक पर्यटक दृष्टि से बहुत ही अपना विश्व में स्थान रखता है, तो इस पर्यटन को जितना इस उदयपुर को बढ़ावा मिलेगा, निश्चित रूप से भारत का जो नाम विश्व में भी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। और जो यहाँ झील संरक्षण है और होटल व्यवसायियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, इस पर केंद्र सरकार को इसमें बजट में ऐसा प्रावधान करना चाहिए ताकि उदयपुर क्षेत्र का विकास हो सके। एडवोकेट के रूप में आप किस तरह देखते हैं? मैं केंद्र सरकार से इस बजट में मांग करता हूं कि हमारे अधिवक्ता हितों के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को ऐसा फंड और जारी करे, जिससे जो आने वाले नए अधिवक्ता हैं उनको इस वकालत के क्षेत्र में वो स्थायी रूप से ठहर सके। एक्चुअल में वर्तमान में ये स्थिति है कि जब नया अधिवक्ता आता है तो उसको स्ट्रगल करते हुए 4, 5, 7 साल भी लग सकते हैं, तो उसको एक आर्थिक दृष्टि से काफ़ी उसको असहज महसूस करता है। तो ऐसी कोई व्यवस्था हो ताकि नए अधिवक्ताओं को एक स्थायी फंड मिल सके और वो अपने वकालत के पेशे को आगे बढ़ा सके। लंबे समय से हाईकोर्ट बेंच की मांग भी चल रही है,
क्या उम्मीद रखते हैं? हम विगत 40-45 वर्षों से इस मेवाड़ अंचल के सारे राजनीतिक लोग और अधिवक्ता साथी और मेवाड़ के सारे जनता उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए संघर्षरत हैं। हमेशा आश्वासन मिले हैं, परंतु इस बार उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस ओर ध्यान देगी और उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना करेगी, जिससे गरीब और आदिवासी जनता को न्याय मिलेगा। और आपका परिचय देखिए और आगामी जो बजट केंद्र का पेश होने वाला है, तो किस तरह से उम्मीद करते हैं कि एक एडवोकेट्स के रूप में? मैं सत्येंद्र पाल सिंह छाबड़ा एडवोकेट। हम लोग जो भी आगामी बजट आने वाला है उसमें ये आशा रखते हैं कि जैसा कि पूर्व में हमारे साथी ने कहा कि बजट में तो हाईकोर्ट बेंच की मांग का कोई औचित्य नहीं, फिर भी हमारी ये मांग प्रमुख मांग है कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना यहाँ हो, क्योंकि रही हुई पूर्व में भी हाईकोर्ट थी और उससे काफ़ी आदिवासी जनता और गरीब लोगों को न्याय मिलेगा। जब विकेंद्रीकरण न्याय का हो रहा है तो यहाँ भी होना चाहिए और मिलना चाहिए। दूसरी बात, प्रमुख पर्यटन क्षेत्र तो है ही है और वर्ल्ड में इसका नाम है। इसमें जितना पर्यटन पे आप बजट देंगे उतना यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, ऑटो वालों को, चाय वालों को, रेस्टोरेंट वालों को, कैब वालों को और होटल पर्यटन सबको अच्छा व्यवसाय रोजगार ऑटोमेटिक मिलेगा। जी, वकालत के रूप में कोई फंड रिलीज हो ताकि यंग अधिवक्ता उनको मिलता रहे स्टाइफंड और वो यहाँ स्थायी रूप से टिक सके और न्याय में आगे से आगे बढ़ सके। इससे पहले कि अगर कोई मांगे चल रही हो, ऐसा कोई उम्मीद? मांगे तो पूर्व में भी है, हमारी यही मांग रही है, शुरू से रहती आ रही है। प्रमुख मांग हमारी हाईकोर्ट की रही है। बजट सत्र में इसका कोई औचित्य नहीं, फिर भी हम ये मांग करेंगे कि इसके ऊपर भी ध्यान देवे केंद्र सरकार और गरीबों के प्रति न्याय। आपका परिचय देखा, आगामी जो बजट केंद्र सरकार का पेश होने वाला है, तो किस तरह आप देखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? अशोक सिंघवी एडवोकेट। केंद्रीय सरकार द्वारा जो बजट जारी किया जा रहा है, केंद्रीय सरकार द्वारा कई टैक्सेस जो लगाए गए हैं, क्योंकि जीएसटी लगने के बाद शायद उन टैक्सेस को बंद करने का ताक भाई अमेरिका के पैटर्न पर के एक ही टैक्स लगेगा, उसी पैटर्न पे भारत में मेरा ऐसा मानना है कि भारत में एक ही टैक्स लगना चाहिए। जो अभी जैसे जीएसटी लग रहा है तो जीएसटी के आधार पर ये एक टैक्स लगना चाहिए, बाकी दूसरे टैक्सेस को भारत सरकार को बंद करने चाहिए, क्योंकि हर चीज़ पर, प्रत्येक चीज़ पर टैक्स लग रहा है। आप पेट्रोल भराओगे, पेट्रोल पे ऊपर अलग टैक्स है, हर के ऊपर टैक्स है, इसलिए इस टैक्स को कम करके और वो करें। इसके अलावा भारत सरकार आम आदमी को राहत की चीज़ें प्रदान करे कि टैक्स कम लगे, तो उससे क्या इनकम टैक्स जैसे आज की तो पैटर्न में 7.5-8 लाख रुपए को इनकम टैक्स लगता है, तो थोड़ी इनकम टैक्स की रेट को भी बढ़ाना चाहिए था, जिससे कि आम व्यक्ति को राहत मिले और आम व्यक्ति का जीवन स्तर ऊपर की ओर आवे, ऐसा मेरा मानना है। उदयपुर की किस तरह उम्मीद करते हैं? उदयपुर में ये चीज़ें तो उदयपुर में कई डिमांड्स है जो आज की तारीख में पोजीशन बाकी है। उदयपुर में एडवोकेट्स के नाते हाईकोर्ट बेंच की बाकी है, जैसे पर्यटक दृष्टि से और भी शिक्षा की दृष्टि से वगैरह भी कई डिमांड्स बाकी है, तो उन डिमांड्स को पूरा करके जिससे कारण उदयपुर का एक स्तर ऊपर उठे और रोजगार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान करने का ऐसा बजट में कोई प्रोविजंस करें कि रोजगार के प्रोविजन रोजगार उपलब्ध हो आम जन को। और इसके अलावा एडवोकेट के नाते एडवोकेट की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा केंद्रीय नेतृत्व द्वारा एडवोकेट्स का एक अच्छी कोई सुविधाएं प्रदान करें, जिसके कारण उनकी सुरक्षा और व्यवस्थित हो सके। क्या कोई ऐसे इंश्योरेंस है या ऐसी कोई जो प्रोविजंस है जो केंद्र सरकार उनको पूर्ण करे, जिसके कारण आम व्यक्ति को राहत मिल सके। मैं एडवोकेट कुमार राजेश नागौरी, प्रदेश सचिव विधि विभाग। आगामी जो बजट पेश होने वाला है, तो उदयपुर को लेकर आप किस तरह उम्मीद रखते हैं? सर, आगामी जो बजट पेश होने वाला है उससे इस बीजेपी की जो केंद्र सरकार है इससे काफ़ी आशाएं थी, लेकिन कुल मिलाकर आज भी आम आदमी बहुत संघर्ष कर रहा है, क्योंकि गरीबी से बहुत जूझ रहा है। महंगाई का इनका मुख्य मुद्दा था, उस पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब फिर भी काम हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक को कोई भी राहत नहीं मिल पा रही है। मेरा निवेदन है कि आने वाले बजट में उदयपुर के लिए कम से कम जो एक हेरिटेज सिटी है, एक लेक सिटी है, इसके लिए एक उचित पर्याप्त मतलब जो एक प्रावधान होता है उसे जारी करें, ताकि जो हेरिटेज की जो आज कई जर्जर हो रही है उनका देख रेख हो। आपके लेक सिटी में कई गंदगी है, उन्हें साफ करें आप। और इसके साथ साथ उदयपुर के जो सबसे बड़ी समस्या, उदयपुर में न्याय के लिए लोगों को जयपुर और जोधपुर जाना पड़ता है, तो इस बजट में कुछ ऐसा प्रावधान करें, ऐसा कोई फंड रखें ताकि उदयपुर में हाईकोर्ट जो पहले उदयपुर की थी वो वापस आ सके। इसके साथ ही जीएसटी है या कई तरह के टैक्सेस है, जिसके आधार पे केंद्र सरकार हमेशा मतलब भारी
धन प्राप्त करती है तो उसका जो प्रतिशत है वो आम जनता को उसके हित में नहीं खर्च हो पाता। तो उदयपुर के लोगों को और आम देश के लोगों को टैक्स से थोड़ी बचत राशि राहत मिले, यही मेरा कहना है। धन्यवाद, थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि ये उदयपुर के लिए तो यहाँ काफ़ी प्रोजेक्ट है, फिल्म सिटी बननी चाहिए जो बरसों से पेंडिंग है, और यहाँ एक जो वाटर गेम्स होते हैं उसकी भी एक प्लानिंग थी पहले, तो वो भी वापस संडे बस्ते में चली गई। इस तरह के काफ़ी प्रोजेक्ट है जो उदयपुर को, अभी उदयपुर विश्व में नंबर 1 सिटी है, लेकिन आगे भी बहुत अच्छे काम हो सकते हैं अगर प्लानिंग से और पूरी ईमानदारी से अगर उदयपुर के लिए विकास के लिए फंड रखें तो काफ़ी अच्छा उदयपुर हो सकता है। उदयपुर इज़ ए हेवन। मैं मदन पंडित, सरपंच ग्राम पंचायत बड़ी। अभी सरकार द्वारा बजट आने की शुरुआत हो रही है, जिसमें हम उम्मीद रखते हैं कि ये बजट अच्छा आना चाहिए, आम व्यक्ति के लिए आना चाहिए, महिलाओं के लिए आना चाहिए, पंचायत राज के लिए आना चाहिए। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने सरपंचों को 1 वर्ष का लगभग कार्यकाल बढ़ाने की जो प्रशासक के रूप में लगाया है, तो एक बहुत ही बड़ा कार्य किया उन्होंने। इसी अनुरूप हम सोचते हैं कि सरकार को बजट भी वैसे देना चाहिए जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में विकास हो, क्योंकि कोविड के समय में काफ़ी परेशानी हुई थी जनमानस को, तो उस उम्मीद को रखते हुए सरकार को भी उसी तरह का बजट जारी करना चाहिए जिससे काफ़ी महिलाओं के विकास के लिए, आम व्यक्ति के विकास के लिए, पशुओं के लिए और कृषि के क्षेत्र में, बालक बालिकाओं के क्षेत्र में और कई ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अच्छा बजट मिलेगा, जिससे काफ़ी राहत मिलेगी, ये हम उम्मीद रखते हैं सरकार से। राजस्थान और प्रदेश के डबल इंजन की सरकार को है, तो आप किस तरह के बजट की उम्मीद करते हैं? पंचायती राज में भी आप किस तरह चाहते हैं कि एक अच्छा आपका कार्यकाल भी अच्छा निकले 1 साल का, और तो किस तरह की उम्मीद करते हैं और क्या विकास चाहते हैं? हमें चाहते हैं कि बजट में सभी वर्गों को खुश रखा जाए सरकार द्वारा, जिससे आम व्यक्ति को फायदा मिल सके। हमारी यही है कि पंचायत राज में काफ़ी कार्य होते हैं पंचायतों में, जिससे क्षेत्र में लोगों को बहुत उम्मीद होती है ग्रामीण क्षेत्र में, इसलिए बजट हम चाहते हैं बजट में सभी जल संरक्षण के कार्य हो, एंडीकेट के कार्य हो और महिलाओं के स्नानघर के जो समस्या होती है उसके लिए हो, कई प्रकार के ऐसे कृषियों के लिए तो क्षेत्र में कृषि अधिकारियों को भी काफ़ी बीज खाद के लिए बजट दिया जाए, जिससे काफ़ी किसानों को फ़ायदा मिल सके। नए यंत्र लाने के लिए उनको सब्सिडी के लिए काफ़ी मिलना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूलों में, ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं उनको भी काफ़ी बजट के रूप में उनको भी कहीं न कहीं जैसे 2 व्हीलर है उनको, या उनको किताबें हैं, या उनको स्टडी फ्री है, ऐसे कई प्रकार के बजट में लाभ मिलने चाहिए जिससे ग्रामीण क्षेत्र में फ़ायदा मिल सके। जी सर, आपका परिचय देखें। मेरा नाम बजट पेश होने वाला है, तो किस तरह आप उम्मीद कर रहे हैं? मेरा नाम हनुमंत सिंह राणावत है। मैं गवर्नमेंट से गाइड हूँ सहेलियों की बाड़ी। अभी जैसे आपने बताया कि बजट पारित होने वाला है, तो इसमें हमारे गाइड लोगों को कुछ दिख नहीं रहा है हमें, लेकिन गाइड लोगों को कुछ सुविधा मिले, जैसे रोज़गार को बढ़ावा मिले, हमारे भी कोई जैसे प्लॉट्स वगैरह हो गया, इसमें कोई रियायत मिले गवर्नमेंट की ओर से, तो हमारे लिए भी बेनिफिट रहेगा, क्योंकि हमारा काम रहता है खाली 4 या 5 महीने जो सीज़न रहता है उससे हमारा रोज़गार ठीक चलता है। उसके बाद में तो हमारा ऑफ सीजन में तो कुछ काम रहता नहीं, बड़ी मुश्किल से हमको जद्दोजहद करनी पड़ती है, रोज़गार के लिए भी इधर उधर भागना पड़ता है। तो गवर्नमेंट हमारी तरफ भी ध्यान दे तो आपके लिए बहुत बहुत आभारी रहेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर में कितने गाइड हैं, कितना क्या है? उदयपुर में तो यहाँ गवर्नमेंट गाइड तो 400 गाइड है अभी, और गवर्नमेंट से गाइड हैं, और अभी बड़ी मुश्किल से काम कर रहे हैं। 2 टाइम्स ब्रेड एंड बटर की बड़ी मुश्किल से व्यवस्था कर पा रहे हैं हम लोग, लेकिन अगर गवर्नमेंट हमारी तरफ भी ध्यान दे, बजट में कुछ हमारे इसलिए कुछ अच्छा करे तो हमें भी फ़ायदा होगा। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम कमल जाट है। मैं किसान परिवार से भी हूँ और ट्रैवल्स का धंधा भी करता हूँ। मैं पहले किसानों के लिए बोलूँगा, MST की योजना और समर्थन मूल्य जो किसान भी पिछले कितने सालों से आंदोलन कर रहे हैं उसकी सुनी जाए, वो लागू किया जाए किसानों के लिए। किसानों को भी अपने फसल का मूल्य उनके हिसाब से मिलना चाहिए, जिस प्रकार से दूसरों का मिलता है। वो सबसे बड़ी समस्या है किसानों की, वो हल होनी चाहिए। जबकि अभी भी सिद्धू बॉर्डर पे और किसान आंदोलन करते हैं, वो उनको वो मिलना चाहिए। बजट में पूरा
क्योंकि किसान प्रकृति भारत सरकार जो कहती है कि हम किसानों का देश है, कृषि प्रधान देश है और कृषि में कुछ नहीं होता है, यदि उद्योगपतियों के हर लोन कर्जे माफ़ किए जाते हैं और किसानों को ज़मीनें नीलाम की जाती है, वो बंद होना चाहिए। बजट में हमको इसकी सबसे बड़ी सुविधा मिलनी चाहिए किसानों को। आम किसान यही उम्मीद कर रहा है कि हमें एमएसटी लगे, हमारा भाव हम तय करें, हमारा भाव सरकार तय नहीं करे। टूर एंड ट्रैवल्स में भी आपका बिजनेस है? टूर एंड ट्रैवल्स में हमारे बिजनेस में हमारा क्या लोकल ग्रामीण क्षेत्र में बसें चलती है। जिस प्रकार से उद्योग का दर्जा दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है उद्योगों को, हमें भी टैक्स में 100% छूट मिलनी चाहिए। लोकल रूट पे जो हमारी बसें चलती है, जो ग्रामीण परिवहन में चलती है, उनको बिल्कुल टैक्स फ्री होनी चाहिए और उद्योग का दर्जा देना चाहिए। डबल इंजन की सरकार है अब तो आप किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं आप कि राजस्थान में उदयपुर को किस तरह कोई फायदा मिलेगा विशेष करके? वो जो डबल इंजन की सरकार से मुझे तो कुछ नहीं लगता फ़ायदा मिलेगा। ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है। ये उद्योगपति अपने धंधे के हिसाब से चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अपना सेठ को जो फ़ायदा देना चाहते हैं, इस प्रकार से सरकार में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हुए हैं। अपने सेठ को कैसे फ़ायदा हुए, जनता को फ़ायदा की वो बात नहीं करेंगे, वो जनता पे बार थोपेंगे। और मुझे भी पूरी उम्मीद है कि होना चाहिए कि हमें छूट मिले, लेकिन ये सरकार हमें छूट देगी नहीं। जी यस, आपका नाम बताइए। मेरा नाम भवराज सिंह जाला है, मैं लोकल बस ऑपरेटर हूँ। और इस बजट में हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हरदीप सिंह जी जो पेट्रोलियम मंत्री है, जो घोषणा कर गए थे राजस्थान में कि पेट्रोल डीजल के दाम साल भर में कम कर देंगे, वो अभी तक हुए नहीं है। और टैक्स में भी कटौती होनी चाहिए बसों के अंदर, हम जो लोकल ग्रामीण रूटों पे हम बस ऑपरेट करते हैं। और इसके अलावा क्या उम्मीद कर रहे हैं कि ये हम होगा तो आपको बेनिफिट फायदा मिलेगा ऐसा? बेसिकली तो टैक्स में है, इंश्योरेंस में भी अगर कुछ कंसिडरेशन गवर्नमेंट करती है तो फ़ायदा ही है, हम नई बसें लगा पाएंगे। महेश ऑटोमोबाइल से भूपेंद्र पुरोहित बोल रहा हूँ उदयपुर से। सर मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि आगामी जो बजट पेश करने वाले हैं तो मोदी जी से निवेदन है कि गरीबों पे भी ध्यान दे और जो हमारा ऑयल लुब्रिकेंट का काम है तो डीजल और पेट्रोल की रेटें कम करे, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कम हो लगे और आगामी टाइम में जो ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होता है उससे दिक्कतें पैदा होती है। तो वो डीजल की रेटें और ऑयल की लुब्रिकेंट ऑयल की रेटें कम करने से महंगाई पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जिससे महंगाई कम हो सकती है। इसके लिए निवेदन है मोदी जी से कि डीजल और पेट्रोल और लुब्रिकेंट ऑयल पे रेटें कम की जाए, जिससे महंगाई पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। किस तरह की आस कर रहे हैं और आप? हम यही आस कर रहे हैं, मोदी जी को निवेदन कर रहे हैं कि महंगाई पे ध्यान दें। महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, मध्यम वर्ग मारा जा रहा है। आज की तारीख में धंधा करना बहुत टिपिकल हो रहा है, ईमानदारी से काम करना बहुत टिपिकल हो रहा है सर। महंगाई में पैसे चले जाते हैं, व्यापार करना बहुत परेशानी वाला काम हो रहा है आज की तारीख में। तो जीएसटी भी भर रहे हैं, हम व्यवस्थित काम कर रहे हैं, लेकिन मध्यम वर्ग में खाने वाले तो 5 होते हैं, कमाने वाला एक ही होता है और मार्जिन कुछ रहा नहीं बड़ी बड़ी कंपनियों से। इसके लिए निवेदन है कि ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था, डीजल व्यवस्था, पेट्रोल व्यवस्था पे ध्यान दिया जाए, गैस व्यवस्था पे ध्यान दिया जाए, जिससे महंगाई कम हो सके और पूरी इंडिया में खुशहाली का माहौल बन सके। जी आपका नाम बताइए। नेहा चौबीसा। जी कहाँ से आप? उदयपुर। आप यहाँ किसकी तैयारी कर रहे हैं, किस तरह क्या जो आगामी दिनों में मोदी जी जो केंद्र सरकार का बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या यहाँ पर हम रीट की तैयारी कर रहे हैं और मोदी जी से हमें यही उम्मीद है कि इस बजट में वो ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकालें। बहुत ज़रूरत है, अभी सब यहाँ लोग तैयारी कर रहे हैं, सब संघर्ष कर रहे हैं नौकरी के लिए। ये हम बस यही चाहेंगे कि वो अभी आने वाली भर्तियों में भरमार हो उनकी और रीट में भी अच्छे से अच्छी वैकेंसी आए। हम डबल इंजन की सरकार है तो भी आप किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छी वैकेंसी निकले और बेरोजगारों को रोजगार मिले? बस यही पॉजिटिव, तो यही थिंकिंग तो यही है कि अच्छी से अच्छी वैकेंसी आएगी, हम इसमें इस बार जॉब लग जाए, मोदी जी कुछ अच्छा करके जाए, अच्छे दिन आए हमारे भी। जी आपका नाम बताइए। जी मेरा नाम यशवंता जोशी है। जी आगामी दिनों में जो बजट पेश हो रहा है तो एक बेरोजगारों के लिए किस तरह की क्या उम्मीद रखते हैं? हम यही चाहते हैं कि बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था हो जाए, अधिक से अधिक वैकेंसियाँ निकले। अभी भी जैसे कि रीट में 7,000 पद ही निकाले गए,
तो हम ये चाहते हैं कि पदों की संख्या और बढ़ा दी जाए, क्योंकि बच्चे काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं। हर तरह की वैकेंसी में सीटें बहुत कम आ रही है, तो सभी लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको रोजगार की व्यवस्था दी जाए। और जो पेपर आउट हो जाते हैं, ये समस्या बहुत बड़ी हो गई है हमारे लिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पेपर आउट हो जाते हैं, पेपर वापस तैयारी करनी पड़ती है। तो हम यही चाहते हैं कि जो पेपर आउट होने की समस्या है ये कम हो जाए, ये बिल्कुल ही बंद हो जानी चाहिए। जो ऐसा कर रहे हैं उनके लिए कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए, ताकि जो मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे कठिन परिश्रम कर रहे हैं, उनकी जॉब लग सके।